एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हमने 3 चीज़ों को देखा था। एक स्थल मंडल, एक जल मंडल और एक वायुमंडल। और उन सभी तीनों के बीच जो जीवन है वो जैव मंडल। तो 3 चीज़ों को जो हमने देखा था, उसमें जो हमने स्थल मंडल को देखा था, यानी कि अपने धरती को, अब उसी धरती पर बने हुए स्वरूपों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ बनी है भौतिक कारकों से, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं है। तो ये चैप्टर जो है, ये चौथे चैप्टर जो था मानचित्र, ठीक वैसा ही उतना ही छोटा सा चैप्टर है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या क्या है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, जिसको हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसे स्वरूप जो होते हैं पृथ्वी पे होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं वीडियो में सब्सक्राइब करने को और लाइक करने को नहीं कहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक नहीं करना है, क्योंकि ये जो सब्सक्राइब है और लाइक है, ये हमारा मोटिवेशन है, जो हमें वीडियो बनाने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। अब देखिए, जब भी पृथ्वी की बात आती है, जैसे ही हम पृथ्वी नाम सुनते हैं तो एक ऐसा चित्र उभर के आता है हमारे माइंड में। हमें लगता है पृथ्वी एकदम बराबर है, लेकिन पृथ्वी बराबर नहीं है। जैसा कि सिर्फ अगर भारत को देखा जाए, तो आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे कि भारत में, सिर्फ भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए तो कितनी तरह की स्थलाकृतियाँ हैं, जिसको हम बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं। एक पर्वत को पढ़ने में 3-4 दिन, यानी कि अगर एक एक वीडियो में उसको कवर किया जाए तो भी 4-5 दिन लग जाएंगे सिर्फ ऊपर के पर्वतों को पढ़ने में। इतनी भिन्न भिन्न आकृतियां हैं पूरे भारत में। तो पूरी दुनिया की तो आप बात ही हटा दीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे समतल नहीं है, भिन्न भिन्न आकृतियाँ हैं। और उन भिन्न भिन्न आकृतियों को उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, उनके आकृति के आधार पे उनका नाम भी दिया गया है कि ये ऐसी हैं तो इनको ये कहा जाएगा, ये ऐसी हैं तो इनको ये कहा जाएगा। इस तरह से ये स्थल स्वरूप 2 प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, एक आंतरिक प्रक्रिया, एक बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया मतलब कि हुआ कि जैसे ज्वालामुखी फटती है, तो ज्वालामुखी फटती है तो धरती के ऊपर आती है, तो उसके लावा, राख, गैस जो आते हैं उससे भी जमाव होता है और कुछ आकृतियाँ बनती है। फिर धरती फटती है तो वो अलग आकृति की हो जाती है। तो कहने का मतलब है जैसे भूकंप आता है, तो ये सभी हैं जो आंतरिक हलचल हैं, आंतरिक प्रक्रिया है, धरती के अंदर की प्रक्रिया है, जिनसे स्थलों में जो है विच्छेद होता है और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। एक होता है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया में हम देखते हैं पवन अपरदन, नदी अपरदन। नदी जब कटाव करती है तो वो कैसी कैसी आकृति बना सकती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बाह्य प्रकृतियों द्वारा ये जो सभी क्रियाएं होती है, मतलब बाह्य प्रक्रियाओं के द्वारा, कुछ आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन सभी स्वरूपों का निर्माण होता है, जिसको हम धरती पे देखते हैं। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं होती है, ये प्राकृतिक होती हैं और ये 2 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी के सतह का ऊपर उठना तथा धंसना जैसे आंतरिक प्रक्रिया, और स्थल का लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया यानी कि बाह्य प्रक्रिया, जिसमें अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, जिसको हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, तो 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से ही बनाई गई है, ताकि वो इस स्वरूप से अभी परिचित हों कि पर्वत नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में, पठार भी होता है, मैदान भी होते हैं, समतल नदियाँ होती हैं। इन सभी चीज़ों से बस वो परिचित हों कि ऐसी कुछ आकृतियाँ होती है इस पृथ्वी पर। आगे इस आकृतियों के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा, वो अलग है। अब देखिए, सबसे पहले पर्वत है, क्योंकि सबसे ऊंचा यही होता है। उसके बाद पठार है, उसके बाद समतल मैदान है। पर्वत के बारे में दिया गया है कि शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। इसका आधार ये होता है, ये जो नीचे की चौड़ाई आप देख रहे हैं ना, आधार मतलब कि हुआ बेस, जहाँ से कोई चीज़ उठ के खड़ा हो रहा है, तो ये आधार हुआ। और यहाँ पे जो है, ये ऊपर की जो सबसे ऊंची जो इसकी ऊंचाई होती है, वो थोड़ी कम मतलब कि शिखर छोटा होने का मतलब है कि ये नुकीली हो जाती है। जितना ये आधार चौड़ा रहता है, उतनी चौड़ाई यहाँ आके नहीं रह जाती है, ये नुकीली हो जाती है, तो ये पर्वत होता है। पठार का है कि ऊंची उठी सपाट भूमि मेज के समान है, यानी कि एक सपाट भूमि है जो ऊपर की तरफ उठ गई है किसी प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया के कारण या किसी बाह्य प्रक्रिया के कारण।
तो इस तरह से ये जो सपाट भूमि है ये पठार कहलाती है, जो कि समतल जो मैदान होते हैं उससे काफ़ी ऊंची होती है, 600 मीटर से काफ़ी ही होती है। उसके बाद आता है समतल मैदान। समतल भूमि के बड़े भाग, यानी कि ये देखिए ये सारी भूमि है, यहाँ पे उठ के पर्वत बन गया है, यहाँ पे उठ के पठार बना है और ये समतल ही रह गया है, क्योंकि यहाँ ना कोई बाह्य प्रक्रियाओं ने काम किया है ना ही कोई आंतरिक प्रक्रियाओं ने काम किया है, इसलिए ये मैदानी क्षेत्र ही रह गया है। उसके बाद है समुद्री तल से 200 मीटर ऊंचा, यानी कि समतल जो भूमि होती है, जो समुद्र का क्षेत्र होता है, यानी कि ये समतल भूमि है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र का क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि इससे 200 मीटर ऊंचा जो होता है समतल मैदान होता है। अधिकांश नदियों द्वारा निर्मित, अधिकांश जो समतल मैदान होते हैं नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पर्वत से, यहाँ पे पर्वतों में बड़ी बड़ी हिमानियाँ होती है, यहाँ से नदियाँ निकल के आती है पर्वतों को काटती हुई, और अपने साथ जब ये पर्वतों को काटती हुई आती हैं तो ये तेज़ वेग से आती हैं नीचे, यहाँ के काफ़ी सारे अवसादों को ले आती हैं, और यहाँ जैसे ही इनका वेग कम होता है ये छोड़कर इन्हें आगे बढ़ने लगती हैं, जिससे समतल मैदान का निर्माण होता है, जिनको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आपको बेसिक जानना है। अब देखिए शिखर, अब कुछ पर्वतों के बारे में बताया गया है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं पर्वत, लेकिन पर्वतों की कई आकृतियाँ देखी जाती है। तो भूवैज्ञानिक जो होते हैं, जो भूगोलवेत्ता होते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि कौन सा पर्वत किस तरह का है, और उनका नाम दिया है उन्होंने, और किस प्रक्रिया के द्वारा कौन से पर्वत बने हैं। जैसे एक है वलित पर्वत, जिसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड का मतलब हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वलन और दबाव पड़ने पर बनता है। ऊबड़ खाबड़ होता है ये, और शिखर शंक्वाकार होता है, जैसे कि हिमालय पर्वत भारत का, और आल्प्स पर्वत है, ये हुआ। दूसरा है भ्रंशोस्त पर्वत। भ्रंशोस्त पर्वत कैसा होता है, अब देखिए ये बहुत बड़ा भाग टूटकर जब ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, जैसे राइन की घाटी, वासजेस पर्वत, इस तरह का। जैसे ये कोई भाग है, इधर का कोई भाग, यहाँ से कोई भाग टूटकर नीचे आ जाता है, यहाँ से कोई भाग टूटकर नीचे धस जाता है, और ये चीज़ें ऊपर की ऊपर रह जाती हैं, तो इसको कहते हैं हम भ्रंशोस्त पर्वत। अब एक है ज्वालामुखी पर्वत। दो तरह का पर्वत हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। इससे ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित, जैसे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में जो है, फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा जो जापान में है, ये सभी जो पर्वतें हैं ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुई हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटती है धरती से ऊपर, उसके राख लावा निकलते हैं, तो ऐसे निकलते निकलते, जैसे ये धरती है, यहाँ से राख लावा निकलना शुरू होते हैं, और ये निकलते निकलते ये यहाँ पे जमा हो जाते हैं, एक नुकीली पर्वत जैसी बन जाती है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जिसके दो उदाहरण हैं, एक माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, एक फ्यूजियामा है जापान में। इन उदाहरणों को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे इसका पठार का कुछ, जैसे कि देखिए इनकी ऊंचाई देखिए 100 से 1000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है पठार की। और ये तिब्बत के पठार हैं, दक्कन के पठार हैं, अफ्रीका का पठार है। दक्कन का पठार जो कि भारत का दक्षिणी हिस्सा है, वो दक्कन का पठार कहा जाता है। तिब्बत का पठार जो ऊपर की तरफ है, उत्तर चीन के हिस्से में आता है। अफ्रीका का पठार अफ्रीका में है। इस तरह के कई सारे पठार हैं जिनको हम पठार पर्वत वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने देखा उदाहरण में गंगा का मैदान, अभी समतल मैदान में। एक यहाँ पे है प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, हवाई द्वीप सागर सतह के नीचे स्थित है। ऊंचाई 10,205 मीटर। यानी कि जिस तरह से स्थल के ऊपर पर्वत होते हैं, उसी तरह से महासागरों में भी पर्वत होते हैं, लेकिन महासागर की गहराई इतनी ज़्यादा होती है कि वो पर्वत दिख नहीं पाते हैं, वो अंदर ही ढक जाते हैं। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत है, जो हवाई द्वीप है। प्रशांत महासागर में जो द्वीप समूह है, हवाई द्वीप समूह, जिसको हम वर्ल्ड मैप में आप कहेंगे तो हम कवर करेंगे वर्ल्ड मैप को, तब वहाँ हम पढ़ेंगे। तो उसमें है ये पर्वत, और ये सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मोत्तर पर्वत के बारे में दिया गया है, जिसको अभी हमने पढ़ा। ये राइन की घाटी, वासजेस पर्वत इसका उदाहरण है। तो इस तरह से एक पेज का था ये पूरा अध्याय 6, जिसमें हमने पर्वत, पठार और समतल मैदानों के बारे में पढ़ा। उसके बाद मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। धन्यवाद।